जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। तो हम लोग इससे पहले फर्स्ट चैप्टर जो फाइन आर्ट्स के क्लास करवाए जा रहे हैं, प्रागैतिहासिक काल की कला जो है, उस चैप्टर को हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है, पॉइंट वाइज भी और एमसीक्यू तौर पे भी। जो लोग बीपीएससी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, कमेंट में बताइए कि आप लोग किन किन सब्जेक्टों की तैयारी कर रहे हैं। और जो फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, वो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों ने कितने एमसीक्यूज़ को हल किया है, या फिर जितने भी पॉइंट पढ़ाए जा रहे हैं इनमें से क्या आप लोगों ने इन सभी को पढ़ा था पहले, और पढ़ा था तो कितने प्रश्न आप लोगों कर पाएंगे आगे, ये ज़रूर बताइएगा। और आज हम लोग बढ़ते हैं सिंधु घाटी की कलाएं की तरफ। पहला पॉइंट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता की जो कला थी वह 3500 ईसा पुरानी सामने में आई है। और यहाँ पे सभ्यता में स्थल के जो पाए गए हैं, कला से मूर्तियाँ पाई गई हैं, मोहरे पाए गए हैं, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, टेराकोटा आकृतियाँ आदि क्या है शामिल है। यहाँ की बताया जा रहा है कि इस सभ्यता से जो पाया गया है, यानी कि उत्खनन में पाया गया है, खोजा गया है, तो मूर्तियों के अवशेष, मोहरे, मिट्टी के बर्तन, आभूषण, टेराकोटा आदि और भी चीज़ शामिल हैं, जो कि विभिन्न प्रकार के चीज़ों से बनी है। और कहाँ कहाँ मिली हैं हम आगे बढ़ेंगे। उस समय के कलाकारों में निश्चित रूप से उत्कृष्ट कलात्मक संवेदनाएं एवं ज्वलंत कल्पना थी। कहा जा रहा है कि उस टाइम के कलाकारों ने निश्चित रूप से ही अपनी कलात्मक जो संवेदनाएं, डेट मीन्स कि किसी बात, घटना या शारीरिक बदलाव को गहराई से महसूस करना, या फिर कह सकते हैं कि किसी भी बात या परिस्थिति का अनुभव या बोध होना, संवेदना एक तरह से कहा जा सकता है। तो उस वक्त के कलाकारों में बताया जा रहा है कि जो कलात्मक संवेदनाएं हैं वह ज्वलंत कल्पना थी। अब आगे बात की जाए तो मानव और पशु आकृतियों का चित्रण अत्यधिक यथार्थवादी था। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आगे देखते हैं, पहले टेराकोटा कला के मामले में पशु आकृतियों का मॉडलिंग अत्यंत सावधानी पूर्वक किया गया था। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो मानव और पशुओं की जो आकृतियाँ थी वो अत्यधिक थी। जैसा कि यथार्थवादी का मतलब होता है कि वैसा विचारधारा जो चीज़ों की कल्पनाओं या आदर्श के बजाय उनके वास्तविक और व्यवहारिक रूप में कहा जाए, तो वैसे शब्द को हम लोग यथार्थवादी के रूप में जानते हैं। तो इस प्रकार के चित्रों का यहाँ पर देखा गया है। लोग देखेंगे ये दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। इस सभ्यता के दो प्रमुख स्थल सिंधु नदी के किनारे उत्तर में हड़प्पा शहर और दक्षिण में मोहनजोदड़ो नगरीय योजना शुरुआती उदाहरणों में अग्रणी है। जैसा कि बताया जा रहा है कि इस चैप्टर का जो एकदम मेन इम्पोर्टेंट प्रश्न होता है, सभ्यता से दो प्रमुख स्थल पूछे जाते हैं जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। सिंधु नदी के किनारे उत्तर में जो बसा था वह हड़प्पा शहर था, और दक्षिण में था वो मोहनजोदड़ो था। यहाँ पे बात किया जाए तो मोहनजोदड़ो नगरीय योजना थी, और आगे घर, बाजार, भंडारण सुविधाएं एवं सार्वजनिक स्नान घर आदि ग्रिड जैसे पैटर्न में व्यवस्थित थे। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उस टाइम में भी घर, बाजार, भंडारण, इन सभी चीज़ों की सुविधाएं थी, जैसे कि जल निकास प्रणाली और बहुत सारे ऐसे चीज़ों को हम लोग देख सकते हैं, विशाल स्नानागार, ये सब भी हम लोगों को पता चला है, खोजा गया है। और यहाँ पर व्यवस्थित रूप में आप इन सभी चीज़ों को देखेंगे भी। वहाँ एक अत्यधिक विकसित जल निकास प्रणाली भी थी। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। भारत में उत्खनन किए गए महत्वपूर्ण स्थल गुजरात में लोथल और धौलावीरा है। हरियाणा में राखीगढ़ी, पंजाब में रोपर और राजस्थान में कालीबंगा आदि है। ये टेराकोटा की मूर्तियां हैं। और आगे हम लोग देखते हैं अब पत्थर की मूर्तिकारी। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे पत्थर की मूर्तिकारी।
तो हड़प्पा स्थलों में पाई गई मूर्तियां चाहे पत्थर, कांस्य या टेराकोटा की हो, प्रचुर मात्रा में भले ही नहीं किंतु परिकृत जरूर है। यानी कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि हड़प्पा स्थलों में जो मूर्तियां पाई गई है वह पत्थर, कांस्य, टेराकोटा की मतलब प्रचुर मात्रा में नहीं है, बहुत अत्यधिक मात्रा में नहीं है, लेकिन जितने भी मूर्तियां पत्थर हैं या उनका आकार सभी देखने में या फिर वो सभी आपको साफ साफ दिखाई देते हैं। आगे बढ़ते हैं। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में पाई गई पत्थर की मूर्तियां त्रिआयामी मुद्राओं के उत्कृष्ट उदाहरण हैं। यहाँ पर ये इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है, हमेशा पीपीएससी का प्रश्न है कि पत्थर की जो मूर्तियां हैं वह किन मुद्राओं में के आधार पर कौन किस प्रकार की आयामी में पाया जाता है, तो यह त्रिआयामी है। अगला है पत्थर से निर्मित दो पुरुष आकृतियां हैं, जैसे कि लाल बलुआ पत्थर में एक पुरुष का धड़ है और दूसरा एक दाढ़ी वाले आदमी की मूर्ति सोपस्टोन में है, जिसकी बड़े पैमाने पर चर्चा की जाती है। दाढ़ी वाले व्यक्ति की आकृति, जिसे एक पुजारी के रूप में समझा जाता है, एक शॉल में लिपटी हुई जो दाहिने हाथ के नीचे आती है और बाएं कंधे को ढकती है। इस शॉल को ट्रेफोइल पैटर्न से सजाया गया है। यहाँ पे ये दाढ़ी वाले पुजारी की प्रतिमा है जिसको यहाँ पे ये जो सजाया गया है शॉल को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रेफोइल, ये जो पेंटिंग है जिसको। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे। यहाँ पे है ध्यान की एकाग्रता की तरह आंखें थोड़ी लंबी और आंखें बंद होती है। यहाँ पे इस चित्र को देखेंगे हम लोग तो यहाँ पे पता चलता है कि आंखें कितनी लंबी है और ये क्या है, आंखें बंद है। नाक अच्छी तरह गठित है और मध्यम आकार की है। यहाँ पे नाक को दर्शाया जा रहा है इस चित्र में। कटी हुई मूछें और दाढ़ी छोटी, बीच एक छेद, सात कान दोहरे गाल के समान है। यहाँ पर भी आप लोग इमेज में देख सकते हैं। बालों के बीच में बांट कर सिर के चारों ओर घुमाया जाता है। जैसे यहाँ पे ये इनका सिर है और ये यहाँ पे एक गोल चक्री टाइप का रहता है और ऐसे इसी प्रकार से पूरे सिर में इस तरह से घुमाया हुआ है। आगे देखते हैं। दाहिने हाथ में बाजूबंद पहना हुआ है और गोले में छेद से हार का पता चलता है। यानी कि हार का पता जिस वजह से चलता है क्योंकि दाहिने हाथ के में जो बाजूबंद पहना हुआ है और गोले में छेद से, मतलब उसके जो गोले हैं वहाँ के छेद से पता चलता है कि पहले उन्होंने हार को भी पहना है। अब हम लोगों को पढ़ना है कांस्य प्रतिमाओं की ढलाई। किस प्रकार कांस्य प्रतिमा की ढलाई होती थी हम लोग उसको जानेंगे। अगला है हड़प्पा वासियों द्वारा कांस्य मूर्तियों की ढलाई की कला बड़े पैमाने पर प्रचलित थी। उस टाइम में ज़्यादा प्रचलित कांस्य की ढलाई की प्रतिमा थी। ढलाई जैसे कि किसी भी चीज़ को गला पिघला कर, आगे पढ़ते हैं। जैसे यहाँ पे है बताया गया है कि विलुप्त हुई मोम तकनीक का उपयोग करके बनाई गई थी, जिसमें मोम की आकृतियों को पहले मिट्टी की परत से ढक दिया जाता था और सूखने दिया जाता था। मिट्टी की परत बनाया जाता था और उसको ऊपर से वो गीला जो मोम पिघलाकर उसको डाला जाता था, क्योंकि वो उस प्रकार से उसका रूप ले लेता था और वो जो खोखला जो सांचा बन जाता था जिसमें कांस्य वगैरह धातु जैसे जो भी चीज़ हो गए उनको उसमें डालकर और मिट्टी के परत से ढक दिया जाता था, जिसके कारण वो सांचा अपना विस्तृत रूप ले लेती थी और वैसी आकृतियाँ क्या होती थी, तैयार हो जाती थी। जैसे इसमें मोम की आकृतियों को पहले मिट्टी की परत में ढक दिया जाता था और सूखने दिया जाता था। फिर मोम को गर्म किया गया। पिघलाया हुआ मोम मिट्टी के आवरण में बने एक छोटे छेद के माध्यम से बाहर निकाला गया। इस प्रकार बनाए गए खोखले सांचे को पिघली हुई धातु से भर दिया जाता था, जिससे वस्तु का मूल आकार साकार हो जाता था। एक बार जब धातु ठंडी हो गई तो मिट्टी का आवरण पूरी तरह से हटा दिया गया, जैसा कि अभी हमने आपको बता दिया है अभी थोड़ी देर पहले। ठीक उसी प्रकार यहाँ पर बात किया जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं कांस्य में हमें
मानव के साथ साथ जानवरों की आकृतियाँ भी मिलती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है एक लड़की की मूर्ति है जिसे लोकप्रिय रूप में डांसिंग गर्ल कहा जाता है। जैसे कि जिस प्रकार के साँचे बनाए जाते थे उसी प्रकार से काफ़ी चीज़ों की आकृतियाँ को बनाया गया, जानवरों की आकृतियाँ भी बनाई गई, यहाँ पर लड़की की मूर्तियाँ भी बनाई गईं, आगे पशु आकृतियाँ भी बने। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पशु आकृतियों में उठा हुआ सिर, पीठ और लहराते हुए सींगों वाला भैंसा और बकरी बेहद कलात्मक है। सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्रों में कांस्य ढलाई लोकप्रिय थी। कांस्य की ढलाई को लोकप्रिय के रूप में देखते हैं। लोथल का तांबे का कुत्ता, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। तांबे का कुत्ता लोथल का और पंछी तथा कालीबंगन से प्राप्त बैल की कांस्य की मूर्ति चर्चित है। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। अब है हमें पढ़ना टेराकोटा। हम लोगों ने कांस्य की मूर्ति के बारे में पढ़ा कि किस प्रकार से उसकी ढलाई होती है और किस पशु आकृति, डांसिंग गर्ल, इस प्रकार की मूर्तियों का उस टाइम में चलन था। अब देखेंगे हम लोग टेराकोटा। टेराकोटा की मूर्तियाँ, सिंधु घाटी के लोग ने टेराकोटा की मूर्तियाँ भी बनाई, लेकिन पत्थर और कांस्य की मूर्तियों की तुलना में सिंधु घाटी में मानव रूप की टेराकोटा वाली मूर्तियाँ जो है अपकरिष्ट है। यानी कि कहने का सेंस ये है कि जैसे कांस्य धातु वो जिस प्रकार के सांचे में डाला जाता था, ठीक उसी प्रकार से वह क्या लेता था, अपना विस्तृत आकार लेता था, रूप लेता था। किंतु टेराकोटा की जो मूर्तियाँ जो पाई गई हैं वो उतनी अच्छे तरीके से मतलब तुलनात्मक रूप से, जैसे बात की जाए सिंधु घाटी की ये कांस्य की मूर्तियाँ या फिर पत्थर की मूर्तियाँ, उसकी बराबरी में यह नहीं है। आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। सिंधु घाटी के टेराकोटा आकृतियों में सबसे महत्वपूर्ण है मातृ देवी टेराकोटा में हमें दाढ़ी वाले पुरुषों की कुछ मूर्तियां भी मिलती है जिनके बाल मुड़े हुए हैं, उनकी मुद्रा शक्ति से सीधी है, पैर थोड़े अलग हैं और हाथ शरीर के किनारों के समानांतर हैं। यहाँ पे आप टेराकोटा के खिलौनों को देख सकते हैं कि किस प्रकार के टेराकोटा के खिलौने हैं। यहाँ पे भी देख सकते हैं विभिन्न आकृतियों में हैं और कुछ टूटे फूटे हैं। यहाँ पे बात किया जाए तो एक सींग वाले देवता का टेराकोटा मुखौटा भी मिला है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी का, जो कि पूछा जाता है। एक सींग वाले देवता कौन से धातु से बने हुए हैं या फिर किस प्रकार के मूर्तियों के बने हुए हैं, तो वो टेराकोटा ऑप्शन सही होगा। पहिए, सीटियाँ, झुनझुने, पंछी और जानवर, गेममैन और डिस्क वाली खिलौना गाड़ियाँ भी टेराकोटा में देखी गई है। इससे पता यह चलता है कि उस वक्त भी जो बच्चे हैं इस प्रकार के झुनझुने वगैरह क्या करते होंगे, इस्तेमाल करते होंगे। जैसे अभी अभी जिस प्रकार से हम लोग प्लास्टिकों की चीज़ को इस्तेमाल करते हैं, बच्चे जैसे सिंधु घाटी के टाइम में भी क्या था, टेराकोटा जैसे खिलौने का भी उस टाइम में चलन था, बच्चे खेल रहे होंगे, जिस वजह से यहाँ पे आपको गेम मैन, डिस्क वाली खिलौना गाड़ियाँ, ये सभी देखने को मिलती है। अब हम लोगों ने टेराकोटा के बारे में भी पढ़ लिया कि और कांस्य की ढलाई के बारे में भी पढ़ लिया। उसके बाद हम लोग आते हैं मोहर। मोहर क्या है, अब आगे देखते हैं। पुरातत्वविदों ने ऐसे हजारों मोहरों की खोज की है जो ज़्यादातर सिटीटाइट से और कुछ एगेट, चट, तांबे, फेंस और टेराकोटा से भी बनी है। यानी सिटीटाइट दैट मीन्स कहा जाए तो यह सेल खड़ी और जैसे कि कीमती पत्थर हो गए और सिलिका से बनी कुछ कठोर अवसादी चट्टान, या फिर बात किया जाए तो चकमक पत्थर, ये सभी मोहरों के रूप में उस टाइम में प्रचलन में थी। जो और टेराकोटा से भी बनी जो मोहरें हैं वो, ये सभी नज़र रखते हुए होगी। जैसे कि वहाँ पर व्यापारी लोग व्यापार करने आते जाते होंगे, यहाँ की मोहरें वहाँ की मोहरें, तो ऐसे कुछ चट्टानों से बनी कीमती पत्थर, मोहरें, इस प्रकार से वहाँ पर व्यापार किया जाता होगा, जिनमें
यहाँ पे बात किया जाए आगे, जिनमें जानवरों की सुंदर आकृतियां हैं, जैसे कि गेंडा, बैल, गेंडा, बाघ, हाथी, बाइसन, बकरी, भैंस आदि। इस प्रकार के मोहरों पे आपको जानवरों के निशान मिलेंगे। और यहाँ पर बीपीएससी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न आता है गाय को लेकर के। तो ऐसा कुछ अभी किसी भी बुक में अभी नहीं देखा गया है गाय के बारे में। तो यहाँ पर बैल, गेंडा, बाघ, हाथी, बाइसन, बकरी, इन सभी के बारे में उल्लेख किया गया है। और आगे हम देखेंगे विभिन्न मनोदशाओं में इन जानवरों की यथार्थवादी अंकन उल्लेखनीय है। मोहरों के उत्पादन का उद्देश्य मुख्यतः व्यावसायिक था। यहाँ पे अभी हम थोड़ी देर पहले ही बताए थे कि जो इसका मुख्यतः उद्देश्य क्या होगा मोहर का, तो यह व्यवसायिक के रूप में था। ऐसा प्रतीत होता है कि मोहरों का उपयोग ताबीज के रूप में भी किया जाता था। और यहाँ पे बात किया जा रहा है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं उस टाइम के लोग ताबीज के रूप में भी इसको यूज़ करते होंगे, क्योंकि उस टाइम के चीज़ों को पढ़ा नहीं जा सकता है, देखा जा सकता है उस रूप में, उस चित्रों के अनुसार समझा गया है, लेकिन अभी तक उस चीज़ों को पढ़ा नहीं गया है, जिस वजह से हम लोग कल्पना कर सकते हैं कि इस प्रकार से ये चीज़ हुआ होगा। आगे देखते हैं, जिन्हें उनके मालिकों के शरीर पर रखा जाता था, शायद आधुनिक समय के पहचान पत्र के रूप में। ये भी सही है। आगे देखते हैं, एक मानक हड़प्पा मोहर 2x2 वर्ग इंच की एक चकोर पट्टियां थी जो सिटी टाइट से बनी थी। तो हड़प्पा की मोहर का बात किया जाए तो 2x2 वर्ग इंच की चौकोर पट्टी साइज की थी, जो कि सेल खड़ी से बनी हुई थी। आगे देखा जाए तो प्रत्येक मोहर एक चित्रात्मक लिपि में उत्कीर्ण है, जिसे पढ़ा जाना अभी बाकी है। उस टाइम के जितने भी मोहर हैं या फिर जो शिलालेख पे उकेरे गए हैं, उन सभी चीज़ को अभी पढ़ना बाकी है, यानी कि अभी पढ़ा नहीं जा सका है उस चीज़ों को। चित्रात्मक रूप में जो भी हैं उनको पता किया गया है कि ये किस प्रकार के उन्होंने चित्रों को बनाया है, तो जिस वजह से यहाँ पर यह लाइन है। और आगे देखते हैं अब, हाथी दांत की कुछ मोहरें भी मिली हैं। वे सभी विभिन्न प्रकार के रूपांकनों को धारण करते हैं, जिनमें अधिकांशतः बैल, कुबर वाले या बिना कुबर वाले जानवर, हाथी, बाघ, बकरी और राक्षस भी क्या है शामिल हैं। ये सभी मोहरें आपको देखने को मिलती है। कभी कभी पेड़ या मानव आकृतियों का भी चित्रण किया जाता था। सबसे उल्लेखनीय मोहर वह है जिसके बीच एक आकृति और चारों ओर जानवरों को दर्शाया गया है। इस मोहर को आमतौर पर कुछ विद्वान पशुपति मोहर के रूप में पहचानते हैं, जैसा कि एक जो मनुष्य की आकृति और उनके आगे पीछे जो जानवरों को दर्शाया गया है, वैसा विद्वानों का मानना है कि यह पशुपति यानी कि भगवान शिव के रूप में इन मोहरों को उस टाइम यूज किया जाता होगा। भगवान को उस टाइम के लोग कहीं मानते होंगे। इस प्रकार से विद्वान अपनी बात को आगे बता रहे हैं, दर्शा रहे हैं। इस मुहर में एक मानव आकृति को पालथी मारकर बैठे हुए दर्शाया गया है। बैठी हुई आकृति दाईं ओर की एक हाथी और एक बाघ को दर्शाया गया है, यानी कि जो बैठी हुई आकृति है उसमें बताया जा रहा है कि दाईं ओर एक हाथी और एक बाघ है, और बाईं ओर क्या है, एक गेंडा और एक भैंसा है। इन जानवरों के अलावा आसन के नीचे दो मृग भी दिखाए गए हैं। इस तरह की मोहरें 2500 से 1900 ईसा पूर्व के बीच की है और सिंधु घाटी के प्राचीन शहर मोहनजोदड़ो जैसे स्थलों पर काफ़ी संख्या में पाई गई थी। यानी कि इस प्रकार के मोहर जो है वो अत्यधिक मात्रा में पाई गई है, यानी कि उस टाइम में इन मोहरों का उपयोग ज़्यादा व्यापार करने में किया गया हो, जिस वजह से क्या है कि व्यापार का जो सिस्टम होता है वो मतलब ज़्यादा हुआ हो, जिसकी वजह से ये मोहरें बनाई गई होंगी ज़्यादा, जो यहाँ पर प्राप्त हुई है अभी अत्यधिक मात्रा में। आगे देखा जाए तो उनकी सतहों पर आकृतियाँ और जानवर
इटाग्लियो में उकरे हुए हैं। यहाँ पे देखते हैं, ये पॉट है। चौक चौकोर या आयताकार तांबे की गोलियां भी मिली हैं जिनके एक तरफ जानवर या मानव आकृतियां और दूसरी तरफ एक शिलालेख या दोनों तरफ एक शिलालेख है। आकृतियों और चिन्हों को पत्थर वाले प्यूरिन से सावधानीपूर्वक काटा जाता है। आकृतियों और चिन्हों को बताया जा रहा है, जो आकृति और चिन्ह है, चिन्ह को पत्थर वाले ब्यूरिन से सावधानीपूर्वक क्या किया जा रहा था, काटा जा रहा था। और आगे बताया जा रहा है कि ये तांबे की गोलियां तावीज प्रतीत होती हैं, जो कि पहले भी बताया गया है कि जो मालिक होते थे उनको पहचानने में उनके साथ साथ क्या किया जाता था, वो उस तावीज को भी रखा जाता था। तो इस वजह से जो तांबे हैं उनकी गोलियां, मतलब जो तांबे की गोलियां ताबीज की तरह देखने को मिलती है। मोहरों पर शिलालेख के विपरीत जो प्रत्येक मामले में भिन्न होते हैं, तांबे की पट्टियां पर शिलालेख उन चित्रित जानवरों से जुड़े प्रतीत होते हैं। अब हम आगे देखेंगे मिट्टी के बर्तन। जैसे हम लोगों ने पीछे टॉपिक को पढ़ा, अब है मिट्टी के बर्तनों को पढ़ना कि उस टाइम में मिट्टी के बर्तन, किस प्रकार के मिट्टी के बर्तन यूज किए जाते थे, किस कलर के थे, कौन सा कलर का उनको ज्ञान था, कहाँ से मिले हैं, इन सभी को अब हम लोगों को पढ़ना है। पुरा स्थलों की एक बड़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन मिले हैं, जो हमें विभिन्न आकृतियों और शैलियों में नियोजित विभिन्न डिज़ाइन रूपांकनों के क्रमिक विकास को समझने के लिए क्या है, महत्वपूर्ण है। यानी कि पुरा स्थलों से जो बड़ी मात्रा में मिट्टी के बर्तन दिखे हैं, वह बताया जा रहा है कि भिन्न भिन्न, मतलब विभिन्न, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आकृतियों के मिले हैं। जैसे कि लोटा हो गया, यहाँ पे लोटा देख रहे हैं, ये ग्लास देख रहे हैं यहाँ पर। तो अलग अलग तरह के क्या मिले हैं, बर्तनों देखने को मिले हैं, जो कि मिट्टी के बर्तन हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इन पे डिज़ाइन भी रूपांकन किया गया, यानी कि इसमें डिज़ाइन भी बनाया गया है, जिससे पता चलता है क्या कि उस टाइम के लोगों को डिज़ाइन का भी क्या था, ज्ञान था, जिस कारण वो लोग मिट्टी पे अपनी कला को दिखा रहे हैं। और इसके विकास को समझना क्या है, हम लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है। सिंधु घाटी के मिट्टी के बर्तनों में मुख्य रूप से चाक के बने बर्तन होते थे। चित्रित बर्तनों की अपेक्षा सादे मिट्टी के बर्तन अधिक प्रचलित थे। यानी कि जो बताया जा रहा है उसमें चित्रित बर्तन, यानी कि जो ये उसमें अपने कला को दिखाया गया है किसी बर्तन पे, तो जो सादे मिट्टी के बर्तन थे उस टाइम में अत्यधिक प्रचलित थे, क्योंकि बहुत लोगों ने धीरे धीरे करके क्या किया होगा, उन्होंने सीखना प्रारंभ किया होगा, जिस वजह से पहले सादे रूप में मिट्टी के बर्तनों को देखा गया और उसके बाद अत्यधिक बाद में आपको चित्रित बर्तन भी देखने को मिलेंगे। लेकिन इस टाइम में आपको सिंधु घाटी में अभी आपको सादे मिट्टी के अधिक बर्तन प्रचलित देखे। सादे मिट्टी के बर्तन आमतौर पर लाल मिट्टी के होते हैं। यहाँ पे भी बताया जा रहा है उसको पहचानने का रूप, कि जो सादे मिट्टी के बर्तन हैं जिनको यूज किया जाता था वो लाल मिट्टी के होते थे, जिनमें बारीक लाल या भूरे रंग की परत होती थी। यानी कि लाल मिट्टी होते थे, उसमें बारीक लाल या भूरे रंग का परत बनाया जाता था। इसमें घुंडीदार बर्तन शामिल हैं। घुंडीदार बर्तन क्या है, इनमें शामिल हैं। आगे बात किया जाए तो काले रंग से रंगों बर्तनों पर लाल रंग की बारीक परत होती है, जिस पर चमकदार काले रंग से ज्यामितिक और जानवरों के डिज़ाइन बनाए जाते थे। वही बात किया जाए तो ये देखिए चित्रित बर्तन, जिसे छानने के रूप में यूज किया जाता था। पॉलीक्रोम मिट्टी के बर्तन दुर्लभ हैं और इनमें मुख्य रूप से लाल, काले और हरे रंग, पीले रंग के ज्यामितिक पैटर्न से सजाए हुए कुछ छोटे फूलदान शामिल होते हैं। यानी कि फूलदान के बारे में बात किया जा रहा है, और बात किया जा रहा है यहाँ पे मुख्य रूप से रंगों का, जिनमें आपको कलर देखने को मिलेंगे, किस किस कौन कौन से, लाल, काले, हरे, पीले और ज्यामितिक पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। आगे बढ़ते हैं। उकेरे हुए बर्तन दुर्लभ हैं। उकेरे हुए सजावटी बर्तनों और उनके स्टैंड मिले हैं। यानी कि सजावटी बर्तन के साथ साथ आपको स्टैंड भी देखने को मिलते हैं।
छिद्रित मिट्टी के बर्तनों में नीचे एक बड़ा छेद और पूरी सतह पर छोटे छेद होते हैं। संभवतः इसका उपयोग पेय पदार्थों को छानने के लिए किया जाता था। यानी कि उस टाइम में जो भी अगर पेय मतलब लिक्विड समथिंग अगर कोई फूड होगा उसको वो लोग क्या करते थे, छानने वगैरह के लिए एक छेद वाला बर्तन का भी इस्तेमाल करते थे, जो कि हम देखा गया है, मिला है उत्खनन के पश्चात। घरेलू प्रयोजनों के लिए मिट्टी के बर्तनों उतने आकारों और प्रकारों में पाए जाते हैं जितनी दैनिक व्यावहारिक उपयोग के लिए कल्पना की जा सकती है। विशेष रूप से छोटे जहाज ज़्यादातर आधे इंच से कम होते अद्भुत ढंग से तैयार किए जाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे मनके और आभूषण। आभूषण के बारे में जानेंगे कि उस टाइम में लोग किस प्रकार के आभूषण को पहनते थे, हड्डियों के पहनते थे, कीमती पत्थरों के पहनते थे, या फिर कौन से धातुओं के पत्थर को ज़्यादा उपयोग में लाते थे। पुरुष, महिला, बूढ़े, बच्चे, इन सभी में कौन कौन से लोग जो हैं वो किस प्रकार के आभूषणों को पहनना पसंद करते थे या पहने होंगे। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। हड़प्पा सभ्यता के पुरुष और महिलाएं कीमती धातुओं, रत्नों, हड्डी और पकी हुई मिट्टी से बने विभिन्न प्रकार के आभूषणों से खुद को सजाती थीं। यानी कि उस टाइम के जो पुरुष, महिलाएं, ये सभी क्या करते थे, मिट्टी के ये आभूषण हुए या फिर धातुओं के, रत्नों के, मतलब कीमती पत्थर, जिस प्रकार के भी आभूषण हो उन उससे अपने आप को क्या करते थे, वो लोग सजाते थे। आगे बात किया जाए तो हार, पट्टियाँ, बाजूबंद और उंगलियों आमतौर पर पहनी जाती थी, जैसे कि हम लोग नॉर्मल वियर करते हैं। तो उस टाइम में लोग हार, पट्टियाँ, बाजूबंद, ये सभी क्या थी कि पहले आमतौर पर मतलब डेली बेसिस पे पहनते होंगे, जिस कारण ये सभी प्रचुर मात्रा में मिले होंगे, जिससे यह पता लगाना आसान हो गया होगा कि ये सभी चीज़ ज़्यादातर इस्तेमाल किए जाने वाले में से होंगे। और यहाँ पे बात किया जाए, महिलाएं करधनी, झुमके और पायल पहनती थीं। मोहनजोदड़ो और लोथल में पाए गए आभूषणों के ढेर में सोने और अर्ध कीमती पत्थरों के हार, तांबे के कंगन और मोती, सोने की बालियां और सिर के गहने, फाइनेंस, पेंडेंट, बटन और सिटी टाइट यानी सिलखरी तथा रत्नों से बनी मोती भी शामिल है। यहाँ पे इस प्रकार के मोतियों से बने आभूषणों से यानी मोहनजोदड़ो और लोथल में पाए गए हैं ये सभी अर्ध कीमती पत्थरों के हार आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि उस टाइम के लोग क्या करते होंगे, अपने आप को उस रत्नों से सजाते थे, यानी कि उनको पहनते थे। सभी आभूषण अच्छी तरह से तैयार किए गए हैं। गौरतलब है कि हरियाणा के फरमाना में एक ऐसा कब्रिस्तान मिला है जहां पर शवों को गहने के साथ दफनाया जाता था। यानी कि ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है, ऐसा प्रश्न आप देख सकते हैं, घटना चक्र वगैरह बुक में आपको मिल जाएंगे। बीपीएससी और रेलवे के भी प्रश्नों में ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है कि शवों के साथ दफनाया गया था, तो वो कहाँ पे दफनाया गया था, मतलब किस राज्य में या फिर कहाँ पे। तो ये भी प्रश्न क्या होते हैं, ये पॉइंट जो है हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हरियाणा के फरमाना यानी कि ये कब्रिस्तान में जहाँ पर शवों को गहनों के साथ दफनाया गया था, यानी कि जो मर जाते थे उनके साथ उनके कुछ गहनों को भी अब क्या किया जाता था, दफना दिया जाता था। आगे बात किया जाएगा तो आगे ऐसा मतलब होता था पहले कि उनके साथ साथ जानवरों, जो उनके पालतू जानवर होते थे, बाद में उनको भी दफनाया हुआ मिलेगा। तो आगे पढ़ते हैं। चनहूदरो और लोथल में खोजे गए मनका कारखानों से स्पष्ट है कि यह उद्योग अच्छी तरह से विकसित प्रतीत होता है। मोती कार्नेलियन, एमेथिस्ट, जैस्पर, क्रिस्टल, क्वार्टरजाइट, सिटीटाइट, फिरोजा, लापसी लाजुली आदि से बनाए जाते थे। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है कि उस टाइम में मन का कारखाना जो है वह चनहूदरो और लोथल में देखा गया है, जहाँ पर बहुत सारे जो हमारे मोती मतलब मनके जो हैं वो देखने को वहाँ पे मिलते हैं, जो कि धातु, लकड़ी, शंख ऐसे छोटे छोटे जो दाने के रूप में पिरोने के लिए किया जाता था।
वो सभी को। अब आगे देखते हैं क्या है। मोती बनाने के लिए तांबा, कांस्य और सोना जैसी धातुएं, शिप और टेराकोटा या जली हुई मिट्टियों का भी उपयोग किया जाता था। मोती अलग अलग आकार के बने होते थे, डिस्क के आकार के, बेलनाकार, गोलाकार, बैरल के आकार के और खंडित होते थे। कुछ मोती दो या दो से अधिक पत्थरों को एक साथ जोड़ करके बनाए गए थे। कुछ सोने के आवरण वाले पत्थर से बनाए गए थे। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि एक प्रकार की पत्थरों से नहीं, कई पत्थरों को जोड़कर भी आपको वहाँ पर मनके बनाए गए हैं, जो जिसका कारखाना यहाँ पे बताया गया है कि मतलब ज़्यादा बना है चनहुद्रो और लोथल में। वहाँ पर जो पत्थरों से मनके को बनाया गया है। कुछ कुछ को काट छाट या पेंटिंग करके सजाया गया था, और यहाँ पे देखा जाए कुछ को काट छाट कर पेंटिंग करके सजाया गया था। कुछ को डिज़ाइन खुदे हुए थे, जिनमें मोतियों में निर्माण से बारीक तकनीकी कौशल का प्रदर्शन किया गया है। हड़प्पा के लोगों ने जानवरों, विशेषकर बंदरों और गिलहरियों के शानदार प्राकृतिक मॉडल भी बनाए, जिनका उपयोग पिन हेड और मोतियों के रूप में किया जाता था। ऐसा बताया जा रहा है कि उस हड़प्पा के जो लोगों ने जानवरों और मतलब बंदर वगैरह इन सभी का एक प्राकृतिक मॉडल बनाया था, जिनका पिन हेड मोती के रूप में क्या किया जाता, ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता था। अब आगे देखेंगे हम लोग क्या है पॉइंट। सिंधु घाटी के घरों में बड़ी संख्या में तकलियों और तकुओं के चक्रों की खोज से यह स्पष्ट है कि कपास और ऊन की कताई बहुत आम बात थी। यानी कि उस टाइम में लोग कपास यानी कॉटन वगैरह, ऊन, ये सभी की कटाई करते होंगे, तो वैसे उस तरह के वस्त्रों का भी इस्तेमाल उन्होंने किया होगा। मिट्टी के महंगे मिट्टी के बर्तनों और सीपियों से बने चक्रों की खोज से कताई का संकेत मिलता है। यानी कि मिट्टी के बर्तन और सीपियों के चक्रों की जो खोज हुई थी, जिसके कारण बताया जा रहा है कि मतलब ऐसा संकेत माना जा रहा है कि वहाँ पर कताई होती होगी। पुरुष और महिलाएं धोती और शॉल जैसे दो अलग अलग वस्त्र पहनते थे। शॉल दाएं कंधे के नीचे से होते हुए बाएं कंधे को ढकता था। पुरातात्विक खोजों में ऐसा प्रतीत होता है कि सिंधु घाटी के लोग फैशन के प्रति सचेत थे। यानी कि फैशन वो लोग काफ़ी अच्छे तरीके से करते थे। जैसे कि बात किया जाए तो महंगे महंगे आभूषणों का शौक था, वस्त्रों को व्यवस्थित रूप से पहनना, इन सभी का उन लोगों को क्या था, अच्छे शौक थे। और जहाँ तक की बात की जाए तो मिट बनाना, किसी कला को रूप में आगे ले जाना, ये सभी वो लोग इन सभी चीज़ों से क्या थे, परिचित थे। आगे देखा जाए तो विभिन्न हेयर स्टाइल प्रचलन में थे। दाढ़ी रखना सभी के बीच लोकप्रिय था। सिनेबार का उपयोग कॉस्मेटिक के रूप में किया जाता था। फेंस टिप लिपस्टिक और कोलोरियम आईलाइनर भी उन्हें ज्ञात थे। यानी कि जो अभी के युग में फैशन का दौर है, ठीक वैसा ही उस वक्त भी था। ऐसा यहाँ पर देखा गया है। जो जो भी यहाँ मिले हैं सोर्स, जो भी मिले हैं ये लिपस्टिक, कॉस्मेटिक सामान, उनसे ऐसा मतलब देखा गया है कि उस टाइम के लोग इस प्रकार के हेयर स्टाइल, जैसे चित्रों का अंकन हुआ, लिपस्टिक वगैरह, इन सभी चीज़ों का मिलना, तो ऐसा पता लगाया गया कि उस टाइम के लोग भी इन सभी चीज़ का उपयोग करके अपने आप को किस तरह से सजा कर रखते होंगे। धौलावीरा में पत्थर के कई संरचनात्मक अवशेष भी पाए गए हैं, जो बताते हैं कि सिंधु घाटी के लोग निर्माण कार्य में पत्थर का उपयोग कैसे करते थे। सिंधु घाटी के कलाकार और शिल्पकार विभिन्न प्रकार के शिल्पों में बेहद कुशल थे। धातु की ढलाई, पत्थर पर नक्काशी, मिट्टी के बर्तन बनाकर पेंटिंग करना, साथ ही जानवरों, पौधे और पंछियों के सरलीकृत रूपांकनों वाले टेराकोटा चित्र बनाना। यानी कि सिंधु घाटी के जो लोगों थे, यानी कलाकार, शिल्पकार बताया जाए, वो उनको बताया जा रहा है कि वह क्या थे, बेहद कुशल थे। यानी कि उन लोगों को इन सभी
चीज़ों का ज्ञान था। जिस तरह वो धातुओं की ढलाई करते थे, पत्थर पर नक्काशी करना हुआ, या फिर मिट्टी के बर्तनों आभूषणों को बनाना, मोहरों का निर्माण करना, इन सभी चीज़ से वो लोग क्या थे, परिचित थे। और वो लोग वो सब चीज़ उनके लिए आसान था, जिस प्रकार वो लोग बनाया करते थे। अब हम आगे देखेंगे नृत्य करती हुई लड़की। सिंधु घाटी की सबसे प्रसिद्ध कलाकृतियों में एक नृत्यरत लड़की की लगभग 4 इंच ऊंची तांबे की मूर्ति मिली है। ये मूर्ति जो है 4 इंच की है, जो कि सिंधु घाटी से मिली है। नृत्य करती हुई लड़की यानी डांसिंग गर्ल इसको कहा गया है। मोहनजोदड़ो में पाई गई इस उत्कृष्ट मूर्ति में एक लड़की को दर्शाया गया है जिसके लंबे बाल, यानी यहाँ पे देखा जाए लंबे बाल जूड़ों के रूप में बने हुए हैं, यानी कि जो यहाँ पे बांधा गया है बाल, उसको इन्होंने जूड़ा बना करके बनाया गया है। चूड़ियाँ उसकी बाईं भुजा को ढकती हैं, यानी कि यहाँ पे इस जो मूर्ति है इसमें चूड़ियों को भी दर्शाया गया है। और कंगन, तावीज या चूड़ी उसके दाहिने भुजा को ढकती है। उसके गले में एक कौड़ी का हार भी क्या है, दिखाई देता है। दाहिना हाथ उन्हें कुल्हे पर है, उसका बायां हाथ पारंपरिक भारतीय नृत्य मुद्रा में है। उसकी आंखें बड़ी और नाक चपटी है। यह चित्र अभिव्यक्ति और शारीरिक शक्ति को प्रदर्शित करता है। यह जो चित्र है वह बताया जा रहा है कि जो भारतीय नृत्य है उन सभी चीज़ों से, मतलब ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि ये चीज़ से, नृत्य से वो लोग क्या थे, परिचित थे, जिस प्रकार यहाँ पे ये पोज देकर खड़ी हैं डांसिंग गर्ल। इसलिए इस वजह से इनका नाम भी डांसिंग गर्ल के रूप में विख्यात है। अब आगे देखते हैं सांड। मोहनजोदड़ो से प्राप्त नंदी बैल की कांस्य प्रतिमा में आवेश व क्रोध स्पष्ट रूप से व्यक्त किया गया है। इसको अपने सिर को दाहिने ओर घुमाए हुए गर्दन के चारों ओर एक रस्सी के साथ खड़ा दिखाया गया है। यहाँ पर है ये। अब आगे है पुरुष धर, उसके बाद मातृदेवी, फिर हम लोग क्या करेंगे, एमसीक्यूज प्रश्नों को करेंगे कंप्लीट। अब है पुरुष धर। इस लाल बलुआ पत्थर की आकृति में सिर और भुजाओं को जोड़ने के लिए गर्दन और कंधे में सॉकेट छेद मिला है। धर की ललाट मुद्रा में संचेत रूप में दिखाया गया है। कंधे और पेट थोड़ा उभरा हुआ है, यानी कि ये लाल बलुआ पत्थर की आकृतियों में बनाया गया है, जिसमें सिर और भुजाओं को जोड़ने के लिए जिस प्रकार मिट्टी को बनाया जाता है गर्दनों को जोड़ने के लिए एक छेद छोड़ा जाता है, ठीक उसी प्रकार वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और कंधे और पेट थोड़ा उभरा हुआ जैसा टाइप का आपको मिलेगा। ये है मातृ देवी की मूर्ति, यानी कि उस टाइम के लोग, ऐसा मानना है कि उस टाइम के लोग भी पूजा वगैरह में बिलीव करते हों। तो ये मूर्तियाँ जो है मातृ देवी की मूर्तियाँ बताई गई है, जिसमें आकृतियाँ आमतौर पर अपरिकृत महिला आकृतियाँ हैं, जो उभरे हुए स्तनों पर हार लटकती है और करधनी पहने हुए होती है। सिर सिर की पोशाक पंख के आकार की है, जिसके हर तरफ कप जैसा उभार है। यह सिंधु घाटी की मातृ देवी की आकृतियों की एक सजावटी विशेषता है। इन आकृतियों की छड़े वाली आंखें और चोंचदार नाक खूबसूरती से दर्शाया गया है। यहाँ पर इमेज में देख सकते हैं मदर गॉडेस। अब बढ़ते हैं हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध है। हम लोगों ने पढ़ा है अभी पहले, सिंधु घाटी की सभ्यता का संबंध किससे है, तो यह है आद्य ऐतिहासिक काल से है। ऑप्शन नंबर 3 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है, तो वह है पुरातात्विक खुदाई। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, यहाँ पे कौन सा सही है हमें वो बताना है। कूट भी दिया गया है, हम कूटों को पढ़ते हैं पहले। शिल्प तथ्यों में असाधारण
एक रूपता पाई जाती है जैसा कि मिट्टी के बर्तनों, मोहर, ईंट और तौल से सुस्पष्ट है। दूसरा है, बाद के हड़प्पा स्थलों में भी उसी निर्माण तकनीक को उपयोग में लिया गया जो परिपक्व हड़प्पा स्थलों में प्रयुक्त की गई थी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों क्या है यहाँ पर? सही है, ये दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन मोहरें अधिकांशतः किसकी बनी है? ये आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि हड़प्पा कालीन मोहरें जो है अधिकांशतः कौन से बनी हुई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा कपास की खेती के लिए है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो वह है नगरीय वास्तुकला। ऑप्शन नंबर 4 इसका क्या है? राइट आंसर है। सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शिव। ऑप्शन नंबर 3। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? तो यह होता है काले रंग की चूड़ियाँ। ऑप्शन नंबर 2 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिला है? यहाँ पे शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण बताना है कि कहाँ से मिला है। इसका राइट आंसर हो जाएगा धौलावीरा। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हड़प्पा की जो संस्कृति है धौलावीरा से शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण मिला है। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से अपरिचित थे? तो यह लोहा से क्या थे? अपरिचित थे। बाकी इन सभी के आभूषणों को बनाकर वो लोग इस्तेमाल क्या किए थे? कर चुके थे। हड़प्पा के काल को तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ है? दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण के मुख्य रूप से किया गया था? हड़प्पा काल की मुद्राओं का जो निर्माण किया गया था वह किस मुख्य रूप से किया गया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? टेराकोटा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस हड़प्पाई स्थल से फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर हो जाएगा लोथल। लोथल से जो है वह हड़प्पाई मतलब फारस की मुद्रा प्राप्त हुई है, जिससे पता क्या चलता है कि वहाँ से व्यापार क्या होता था? पहले भी व्यापार किया जाता था, मतलब देश विदेशों में व्यापार पहले भी होता था। अगला है, सिंधु सभ्यता के लोग मिट्टी के बर्तनों को किस रंग से रंगते थे? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 लाल रंग से रंगते थे। हड़प्पा सिंधु घाटी सभ्यता में पवित्र पशु कौन थे? यहाँ पे देखिए गाय का ऑप्शन आया है ना, ये नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है कुबर वाला बैल तथा श्रृंगयुक्त पशु। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा। मातृ देवी की पूजा किससे संबंधित थी? मातृ देवी की जो पूजा थी वह सिंधु घाटी सभ्यता से क्या है? संबंधित है। अगला प्रश्न है हमारा, किस हड़प्पा कालीन स्थल में नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? यहाँ पे प्रश्न आ गया ना, हड़प्पा कालीन स्थल जो कि नृत्य मुद्रा वाली स्त्री जो पढ़ाया गया अभी डांसिंग गर्ल, वह कहाँ से प्राप्त हुई है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 मोहनजोदड़ो से एक या मिली थी मूर्ति। निम्न में से किस हड़प्पा कालीन स्थल से टेराकोटा निर्मित हल प्राप्त हुआ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 धौलावीरा। ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे प्रश्न को देखते हैं, निम्नलिखित पशुओं में से किस एक हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो हम लोगों ने पढ़ा था हाथी था, बाघ था और गैंडा था। गाय यहाँ पर नहीं अंकन किया गया है, यानी कि यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट प्रश्न है बीपीएससी का। ये एग्जामों में अधिकतर प्रश्न आते रहते हैं ये प्रश्न। अगला है, निम्न स्थानों पर किस एक स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हड़प्पा। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? हड़प्पा।
उत्तरी चमकीले चमकदार बर्तन किस लिए जाने जाते थे? तो यह इसकी जटिल डिज़ाइन, इसकी चमकदार काली सतह, धार्मिक समारोह में इसका उपयोग। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसकी चमकदार काली सतह। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है प्रश्न, हड़प्पा लिपि के बड़े आकार वाले संकेतों से युक्त 10 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? 10 शिलालेख कहाँ पाए गए हैं? इसका सही उत्तर है कोटदीजी में पाए गए हैं। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें क्या चीज़ से बनी हुई हैं? तो इसकी मोहरें शेल खरी से ज़्यादातर बनी हुई हैं। निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थल में वृहत अन्नागार पाया गया है? अन्नागार कहाँ पाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। विशाल स्नानागार भी कहाँ पाया गया है? मोहनजोदड़ो में। सिंधु घाटी सभ्यता में खुदाई के दौरान प्राप्त कई शहर और प्रसिद्ध पुजारी राजा की मूर्तियां जैसे मनोरम कलाकृतियां हैं। इस सभ्यता के उस विशिष्ट शहर का नाम बताइए जहां इस उल्लेखनीय मूर्ति को उस उल्लेखनीय मूर्ति की खोज की गई थी। तो ऐसा देखने को मिला है मोहनजोदड़ो में। पोतगाह यानी गोदीबारा सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सेकंड, लोथल में। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अब यहाँ पे क्या करना है? सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही विकल्प को क्या करना है? चुनना है। यहाँ पे देखा जाए मोहनजोदड़ो से मिला है नृत्य मुद्रा वाली महिला की मूर्ति, यहाँ पे सही को मिलाना है। हड़प्पा से हड़प्पा, अन्न भंडार और लोथल हो जाएगा डाकयार्ड और बनवाली टेराकोटा का हल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अगला प्रश्न है, मनके बनाने वाली कार्यशाला निम्नांकित में से किस हड़प्पन स्थल पर पाई गई है? मनके बनाने वाली कार्यशाला जो है वह कहाँ पे बनाया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चनहुद्रो। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा लिपि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यहाँ पे गलत को बताना है। तो बाएं से दाएं लिखा गया, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा सिंधु घाटी से लास्ट प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का श्रेय किसे जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन मार्शल को जाता है। इस सभ्यता की खोज का श्रेय उन्हें ही प्राप्त है। तो हमारा यह चैप्टर के साथ साथ एमसीक्यू प्रश्नों को भी हम लोगों ने हल किया है। फाइन आर्ट्स बीपीएससी टीआरई के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये क्या है? चैप्टर है। यहाँ से 3-4 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे प्रागैतिहासिक काल सिंधु घाटी की कला से, जो कि बिहार एसटीईटी में भी प्रश्न यहाँ से पूछे गए थे। बीपीएससी में इस बार डिटेल से आने की संभावना है, पता नहीं किस प्रकार से प्रश्न को पूछे जाएंगे। तो आप लोग डिटेल में पढ़ें, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस सेट को ज़रूर से ज़रूर कंप्लीट करें। प्रैक्टिस सेट भी यहाँ पर चैप्टर वाइज करवाया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आप लोगों ने कितने प्रश्नों को यहाँ पर हल किया है और आप लोगों को वीडियो कैसा लगा है। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और जो लोग फर्स्ट चैप्टर को नहीं देखे हैं वो लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं।